Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is diversity of vertebrates and I am your course instructor सहरी शुमर. आज हमने बेसिकली अपना लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करना है. दैट इज़ अबाउट द सिस्टम्स ऑफ फिशेस. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में सिस्टम्स जो है स्टार्ट किए हुए थे फिशेस के. उसमें हमने लोकोमोशन डिस्कस किया, फिशेस की हमने फीडिंग डिस्कस की, उसका गैस एक्सचेंज डिस्कस किया. फिर उसके बाद हम लोगों ने मुख्तलिफ तरह के सेंस ऑर्गन डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में. आज हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. दैट इज़ अबाउट द एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन इन फिशेस. ठीक है, एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन के बारे में हमने डिस्कस करना है. अब आपको पता है एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन क्या है. सबसे पहले हम ओस्मो रेगुलेशन को अगर डिस्कस करें तो ओस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन आपके सामने है. द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी इज़ कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन. ठीक है कि हमने वाटर और सॉल्ट की जो है वो एक नॉर्मल कंसनट्रेशन फिशेस की बॉडी के अंदर मेंटेन रखनी है. दैट इज़ कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन. और इसको पता है आपका हम अपनी बॉडी के अंदर अगर इसका फंक्शन डिस्कस करें तो हमारा जो किडनी ऑर्गन है हमारा वो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. इसी तरह फिशेस के अंदर भी किडनी मौजूद होती है जस्ट अबव द स्विम ब्लैडर. जैसे आपको यहाँ पर फिशेस की बॉडी में नज़र आ रहा होगा. ठीक है, ये इसकी स्पाइनल कॉर्ड है. इसके बाद आपको यहाँ पर स्विम ब्लैडर नज़र आ रहा है और इसके ऊपर ये आपको जो रेड कलर सा नज़र आ रहा है ये है किडनी. ठीक है, किडनी के अंदर स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं नेफ्रॉन्स की सूरत में और वो ये काम परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, ये नीचे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है. इस तरह से ये इसका ब्रेन है. तो ये मुख्तलिफ तरह की जो है आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं फ़िश की बॉडी के अंदर. तो हमारा जो आज मेन कंसर्न है दैट इज़ अबाउट द किडनी. किडनी को देखना है हमने कि किडनी के क्या फंक्शन है और उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स मौजूद है. ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ द किडनी एंड द गिल्स ऑफ द फिशेस. ठीक है, इसमें दो तरह के ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, एक किडनी और एक गिल्स. ठीक है, किडनीज आर प्रेजेंट डॉर्सल टू द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. पेरिटोनियल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन जो कि बॉडी कैविटी को लाइन करती है उसको हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं. और किडनीज जो है वो डायरेक्टली डॉर्सली प्रेजेंट होती हैं उस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर. ठीक है, इसके अलावा मिड लाइन, जैसे आपको यहाँ पर बॉडी की अगर हम मिड लाइन देखें तो मिड लाइन में मौजूद हैं ये किडनी. द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन. जैसे हम नेफ्रॉन्स को कहते हैं कि जो बेसिक यूनिट है किडनी का दैट इज़ नेफ्रॉन. ठीक है, नेफ्रॉन्स फिल्टर्स नाइट्रोजनस वेस्ट थ्रू ग्लोमेरुलाई. अब आपको ये भी पता है कि नेफ्रॉन्स के दो मेन पार्ट होते हैं. एक ग्लोमेरुलाई होता है और उसके बाद जो है वो ट्यूबुलर सिस्टम आता है उसका. इस तरह से अगर आप ह्यूमन नेफ्रॉन्स की बात करें तो इस तरह से जो है आपको जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसके अंदर आपको ग्लोमेरुलाई एक मेन पार्ट नज़र आता है और सेकेंड उसका मेन पार्ट आपको ट्यूबुलर सिस्टम नज़र आता है. ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलस इसका पार्ट होता है उसका मेन फंक्शन क्या है कि उसने जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को फ़िल्टर करना है. मींस उसने ब्लड को फ़िल्टर करना है और उसके अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको जो है उसने फ़िल्टर करके नेफ्रॉन के अंदर ले आना है. फिर वो फिर जो है फ़िल्ट्रेट कहाँ जाएगा, वो ट्यूबुलर सिस्टम में जाएगा. और ट्यूब्यूल सिस्टम से अगर उसके अंदर कोई भी जो है वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसको दोबारा से बॉडी ने रीअब्जॉर्ब करना है तो वहाँ पर जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है इस डिस्टल पार्ट में. ठीक है, कि यहाँ पर जो है हमारे पास ट्यूबुलर सिस्टम में रीअब्जॉर्प्शन होती है और यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है. तो आप लोगों ने ये दो फंक्शंस याद रखने हैं कि ग्लोमेरुलस का काम है फिल्ट्रेशन और हमारे पास जो ट्यूबुलर सिस्टम है उसका काम है रीअब्जॉर्प्शन. कोई किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे वाटर हो सकता है, आइंस हो सकते हैं, सॉल्ट्स वगैरह हो सकते हैं. फिल्ट्रेट देन पासिस थ्रू अ ट्यूब्यूल सिस्टम के. इसके बाद जो है फिल्ट्रेट ने ट्यूब्यूल सिस्टम से गुजरना है और वहाँ पर उसकी जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की. ठीक है, उसके अंदर आइंस हो सकते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. तो ये था हमारे पास किडनी के बारे में कि किडनी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ग्लोमेरुलस और एक ट्यूब्यूल सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कि आपको पता है फिशेस जो हैं वो दो तरह के इन्वायरमेंट में रह रही होती हैं. कुछ जो है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रह रही होती हैं और कुछ मेरीन इन्वायरमेंट में रह रही होती हैं. और आपको ये भी पता है कि फ्रेश वाटर हमारे पास जस्ट 3% होता है टोटल और उसी तरह हमारे पास जो मेरीन वाटर है उसमें 97% हमारे पास मौजूद होता है और उसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है. इसी तरह हम फ्रेश वाटर की बात करें तो ये हमारे पास ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत कम होती है. ठीक है, और इसके अंदर इसको हम अपने जो है मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए भी यूटिलाइज़ करते हैं. और जो फिशेस इनके अंदर पाई जाती हैं हमने उनको देखना है कि उनके अंदर ओस्मो रेगुलेशन मीन सॉल्ट और जो उसका बैलेंस है वाटर का वो किस तरह से हो रहा है. ठीक है, उसको देखते हैं. फ्रेश वाटर कंटेन फ्यू डिजॉल्व सब्सटेंसेस. इसके अंदर जो है बहुत कम अमाउंट में डिजॉल्व सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं. अगर हम देखें इसकी कंसनट्रेशन तो इसमें तकरीबन 0.01 जो है 0.05 तक जो है इसके अंदर सब्सटेंसेस मौजूद हो सकते हैं. मतलब इतनी कम कंसनट्रेशन है इसके अंदर सॉल्ट्स की. लेकिन अगर हम बात करें जो फिशेस रह रही होती हैं फ्रेश वाटर में उनके अंदर सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू देयर इन्वायरमेंट. ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर देखें कि ये फ़िश है फॉर एग्ज़ाम्पल,
ठीक है। अगर ये फ़िश है तो इसकी ये अगर रह रही है फ्रेश वाटर में तो इसकी बॉडी में सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, जबकि फ्रेश वाटर में सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन कम होगी। इसी तरह अगर हम आउटर की बात करें तो आउटर इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा होगा और इसकी बॉडी में वाटर कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है डिफ्यूजन होगी। और आपको पता है डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन इट इज़ द चेंज इन विच सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। कि कोई भी सब्सटेंस है डिफ्यूजन में क्या करता है, वो हायर सब्सटेंस से हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूव करता है। अब ओबियसली अगर सॉल्ट्स इसकी बॉडी में ज़्यादा हैं तो वो कहाँ पर मूव करेंगे, वो बाहर आएंगे। इसी तरह वाटर जो है वो बाहर ज़्यादा है तो वो अंदर की तरफ मूव करेगा। ये सिंपल डिफ्यूजन है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर कोई एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, जिसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। दीज फिशेज़ हैव फॉलोइंग एडॉप्टेशंस। के अब इनके अंदर दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि ये कंटिन्यूसली वाटर ले रही हैं क्योंकि वाटर इनके अंदर मूव हो रहा है। इसके अलावा ये कंटिन्यूसली सॉल्ट्स को लॉस कर रही हैं। तो इन्होंने इन दोनों को जो है वो इस दोनों प्रोसेस को रेजिस्ट करना है। इन्होंने अपने अंदर सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन को भी मेंटेन करना है और ज़्यादा वाटर को भी नहीं लेना। तो इनके अंदर क्या एडॉप्टेशन पाई जाती हैं। दे नेवर ड्रिंक वाटर टू कंट्रोल एक्सेस वाटर एंड आयन लॉस। कि एक तो ये कि कभी भी पानी नहीं पीती। जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में फ़िशेज़ रह रही हैं वो कभी भी पानी नहीं पिएंगी क्योंकि कंटिन्यूसली वाटर तो वैसे भी उनके गिल्स के थ्रू एंटर हो रहा होता है। गिल्स के थ्रू जब एंटर ही हो रहा है वाटर, इनको बॉडी में एक्सेस वाटर पहले से एंटर हो रहा है तो इन्हें पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ताकि जो है वो आयंस वगैरह ज़्यादा लॉस ना हो और आयंस को ज़्यादा से ज़्यादा ये अपनी बॉडी के अंदर रिटेन कर सकें। और अगर ये वाटर लेती भी हैं तो सिर्फ जो है जैसे फीडिंग के लिए अगर इन्होंने अपना माउथ खोला है तो फीडिंग के दौरान जो वाटर इनकी बॉडी में एंटर होगा बस वही वाटर इनके अंदर एंटर होता है। स्पेसिफिकली ये वाटर जो है वो पीती नहीं है। नेवर ड्रिंक वाटर। देयर नेफ्रॉन्स हैव लार्ज ग्लोमेरुलाई। अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो इनके नेफ्रॉन्स जो हैं वो उनके अंदर ग्लोमेरुलाई साइज़ में लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू देयर टिब्यूल सिस्टम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नेफ्रॉन्स के हमारे पास दो पार्ट हैं, एक ग्लोमेरुलस और एक उसका टिब्यूल सिस्टम। अब जो हमारे पास फ्रेश वाटर फिशेज़ होती हैं उनके अंदर ग्लोमेरुलाई साइज़ में लार्जर होता है जबकि टिब्यूल सिस्टम साइज़ में छोटा होता है। थस लिटिल वाटर इज़ एब्जॉर्ब। अगर आपको ये भी पता है कि जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है उसका काम है फिल्ट्रेशन और जो ट्यूब्यूल सिस्टम है उसका काम है रीएब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब है अगर शॉर्ट है ट्यूब्यूल सिस्टम तो एब्जॉर्प्शन भी उतनी ही कम होगी। अब एब्जॉर्प्शन किस चीज़ की होनी थी। बेसिकली एब्जॉर्प्शन जो ट्यूब्यूल सिस्टम में हो रही होती है वो किसकी रीएब्जॉर्प्शन होनी थी, वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होनी थी। अगर ट्यूब्यूल सिस्टम ही साइज़ में कम है तो इसका मतलब है वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि फिशेज़ को ज़रूरत ही नहीं है वाटर को अपनी बॉडी में रीएब्जॉर्ब करने की। ठीक है, उसकी बॉडी में वाटर वैसे ही कंटिन्यूसली एंटर हो रहा है तो उसको रीएब्जॉर्ब नहीं करना पड़ता बल्कि उसको सॉल्ट्स को रीएब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो सॉल्ट्स को फिल्ट्रेट करने के लिए उसके अंदर लार्ज साइज़ में ग्लोमेरुलस मौजूद होता है। थस लिटिल वाटर इज़ एब्जॉर्ब। इसलिए वाटर जो है वो बहुत कम जो है अमाउंट में रीएब्जॉर्ब होता है इनकी बॉडी में। ठीक है, इसके बाद है आयंस कैन बी लॉस थ्रू यूरिन। ठीक है, आयंस जो है वो जो यूरिन के थ्रू कंटिन्यूसली लॉस्ट हो रहे होते हैं जबकि इन्होंने अपनी बॉडी में आयंस को रिटेन करना है। तो उसके ऑपोजिट क्या मैकेनिज्म चलेगा। द गिल्स ऑफ द फिश एब्जॉर्ब आयन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कि गिल्स क्या काम करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं आयन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसके लिए हमें एनर्जी को यूज़ करना पड़े और अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ये जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। फॉर एग्जांपल हमने अभी सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन को मैंने कहा था कि ऐसी डिफ्यूजन जिसमें सब्सटेंसेस मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो ये बिल्कुल उसी के ऑपोजिट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है कि लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, द गिल्स ऑफ द फिश एब्जॉर्ब्स आयन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या होता है कि पहले ही सॉल्ट्स में जो है वो फ्रेश वाटर में सॉल्ट्स बहुत कम है तो इसका मतलब है जो हमारे पास फ्रेश वाटर से फ़िश की बॉडी में सॉल्ट्स का मूव करना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा क्योंकि लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ चीज़ मूव कर रही है। इट कंपनसेट दिस आयन लॉस। कि अब जो है गिल्स के थ्रू जो है वो आयंस एब्जॉर्ब हो गई हैं जबकि दूसरी तरफ आयंस लॉस हो रहे थे यूरिन के थ्रू। तो ये एक रीअब्जॉर्प्शन की वजह से हमारे पास जो कंपनसेट हो जाता है लॉस, उसको हम कहते हैं कि जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंपनसेट कर रही है इस लॉस को। ठीक है, इसके अलावा कुछ फिशेज़ ऐसी भी हैं जो अपने फूड के थ्रू भी सॉल्ट्स को ले रही होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सॉल्ट्स की बात। अगर हम बात करें कि ये इन्होंने एक्सेस वाटर को अपनी बॉडी से कैसे रिमूव करना है तो ये क्या करती हैं, डाइल्यूट यूरिन को रिलीज़ करती हैं अपनी बॉडी से। अब डाइल्यूट यूरिन क्या होता है, ऐसा यूरिन जिसके अंदर जो है वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू देयर सॉल्ट्स। ठीक है, कि अगर सॉल्ट्स बहुत कम ये रिलीज़ करती हैं यूरिन के थ्रू जबकि उसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक यूरिन। मतलब हाइपोटोनिक जो है वो यूरिन ये रिलीज़ करती हैं जिसके अंदर सॉल्ट्स कम होते हैं और वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन इन फिश फ्रेश वाटर फिशेज़। इसको अगर हम डिस्कस करें ये डायग्राम के थ्रू अगर हम इसको देखें
ठीक है, यहाँ से बेटा आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये आपको नज़र आ रहा है फ्रेश वाटर फिश, ठीक है, कि आपने जो है इसको सपोज करना है कि इसके इर्द गिर्द वाटर है, फ्रेश वाटर, ऐसा वाटर जिसके अंदर सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन बहुत कम है, ठीक है, और वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब आपने इसको जो है वो देखना है, मैंने इसको मेंशन किया है कि H2O बहुत ज़्यादा है बाहर, और इसी तरह जो हमारे पास सॉल्ट्स हैं, मैंने एस से मेंशन कर रही हूँ, वो हमारे पास बहुत कम है फ्रेश वाटर में, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसकी बॉडी में बात करें तो इसकी बॉडी में सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन हाई है, ठीक है। तो हमने बात की कि जो हमारे पास फ्रेश वाटर है उसमें जो सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर जो है वहाँ पर ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर हम अपोजिट बात करें, जो हमारे पास फ्रेश वाटर फिशेज़ होती हैं उनकी इंटरनल बॉडी की बात करें तो उनकी इंटरनल बॉडी के अंदर सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर, ठीक है, कि मतलब आउटर इन्वायरमेंट के लिहाज से देखें तो इनकी बॉडी के अंदर उससे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह इनका जो वाटर होगा इनकी बॉडी में वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू आउटर इन्वायरमेंट। मतलब हम कंपेयर करके कह रहे हैं चीज़ों को कि इसके अंदर जो है आउटर इन्वायरमेंट से कम वाटर पाया जाता है, तो इसका मतलब है इसकी डिफ्यूजन होगी, वाटर आउटसाइड से इनसाइड आएगा, इसी तरह सॉल्ट्स जो है इनसाइड से आउटसाइड जाएंगे। अब इस ऑपोजिट फ्लो को रोकने के लिए फिशेस के अंदर कुछ मैकेनिज्म, कुछ एडॉप्टेशंस मौजूद होती हैं जो हमने पीछे डिस्कस की। एक तो हमने ये कहा कि फिशेस कभी भी वाटर जो है वो इनटेक नहीं करती, जो फूड के थ्रू वाटर एंटर होता है बस वही एंटर होता है, या जो गिल्स के थ्रू एंटर हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा इनकी गिल्स के अंदर जो है इस तरह की एपिथेलियम मौजूद होती है कि वहाँ से ये सॉल्ट्स, जिसके अंदर सोडियम और मुख्तलिफ तरह के क्लोराइड आइंस होते हैं, यहाँ गिल्स में वहाँ जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रही होती हैं सॉल्ट्स को थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जो है सॉल्ट्स पहले ही जो है आउटसाइड कम है, अब उसको डायरेक्टली फिर से एब्जॉर्ब करिए, तो इसका मतलब है एनर्जी यूटिलाइज होगी कि एक चीज़ कम जो है वो कंसनट्रेशन से ज़्यादा कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा इनके अंदर लार्ज ग्लोमेरुलस मौजूद होता है जो फिल्ट्रेट करता है चीज़ों को, लेकिन इनके अंदर जो हमारे पास ट्यूब्यूल सिस्टम है वो साइज़ में कम होता है, ठीक है। जितना साइज़ में कम होगा उतनी रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, क्योंकि इनको वाटर अपने अंदर रिटेन नहीं रखना, इसलिए जितनी ज़्यादा ट्यूब्यूल सिस्टम शॉर्ट होगा उतनी ही कम रीअब्जॉर्प्शन होगी, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा आउटसाइड रिलीज़ होगा। और रिलीज़ कैसे होगा, थ्रू डाइल्यूट यूरिन, ठीक है कि ये जो यूरिन प्रोड्यूस करेंगे वो डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट मींस कि इनके उसके अंदर सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन कम होगी जबकि वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसे हम हाइपोटोनिक यूरिन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिशेज़। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें ओस्मो रेगुलेशन इन मेरीन फिशेज़, उसकी हम डायग्राम को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। मेरीन फिशेज़ ऐसी फिशेज़ जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में रह रही हैं जिनके अंदर सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन जो है वो मेरीन इन्वायरमेंट में आपको पता है सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब उसके अंदर सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब है जो इसकी फ़िश की बॉडी होगी उसके अंदर सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन कम होगी। मेरीन इन्वायरमेंट कंटेन 3.5% आयन बट द टिश्यूज़ ऑफ फिश कंटेन 0.65%, मतलब आउटसाइड जो है वो सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन साइड ऑफ द बॉडी। इसकी वजह से क्या होता है कि फिशेज़ जो है वो कंटिन्यूसली फेस कर रही होती हैं वाटर लॉस को, ठीक है। अब इनको वाटर लॉस को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एंड एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस साइन, कि इनकी बॉडी से जो है वो आउटसाइड से इनसाइड एक्सेस साइंस मूव कर रहे होते हैं जबकि वाटर कंटिन्यूसली लॉस हो रहा होता है। तो इस प्रॉब्लम को इन्होंने जो है कंट्रोल करना होता है, इसको कंपनसेट करना होता है, और इसकी बॉडी में कोई ना कोई एडॉप्टेशंस पाई जाएंगी जो कि डायरेक्टली ऑपोजिट होंगी फ्रेश वाटर फिशेज़ के। ये क्या होगा, दे ड्रिंक वाटर टू कंपनसेट द लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि इनकी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है तो ये क्या करेंगी कि डायरेक्टली वाटर को ड्रिंक करेंगी ताकि ये वाटर का लॉस कम से कम कर सकें। दे एलिमिनेट एक्सेस आइंस बाय एक्सक्रीशन, डेफिकेशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू गिल्स, कि ये एलिमिनेट मतलब ख़त्म करेंगी अपनी बॉडी से एक्सेस आइन को एक्सक्रीशन के ज़रिए से, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जब रिलीज़ कर रही होती हैं उस तरह से, डेफिकेशन मतलब फीसिस के ज़रिए से, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू गिल्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू गिल्स मतलब इनकी बॉडी से जो है कम कंसनट्रेशन से ज़्यादा कंसनट्रेशन की तरफ जब जाएगा आउटसाइड से इनसाइड से, जब आउटसाइड आइंस मूव करेंगे, आउटसाइड पहले ही जो है सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो एक चीज़ जब कम से कंसनट्रेशन से ज़्यादा कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने कंसंट्रेशन के लिहाज से याद रखना है, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी ट्रांसपोर्ट है, वो पैसिव है या फिर एक्टिव है। अब इसमें हम एक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास आइंस हैं वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, वो इनसाइड से आउटसाइड मूव कर रहे हैं। इनसाइड पहले ही कंसंट्रेशन कम है, आउटसाइड पहले ही ज़्यादा है, तो जब एक चीज़ कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी तो उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बिल्कुल उसी तरह की एग्जांपल है जैसे पानी का ऊपर से नीचे गिरना तो बहुत आसान है, लेकिन नीचे से अगर हम पानी का पाइप ऊपर लेकर जाते हैं तो हमें उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी से खींचना पड़ता है, ठीक है। तो हमें उस पर एनर्जी लगानी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
ठीक है। इसी तरह देयर नेफ्रॉन्स पोजेस स्मॉल ग्लोमेरुलाई, बिल्कुल ऑपोजिट है जो हमारे पास फ्रेश वाटर फिशेज़ में, उनके अंदर जो है ग्लोमेरुलाई साइज़ में लार्जर था, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनके पास ग्लोमेरुलाई साइज़ में कम है एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल सिस्टम, और इनके पास सिस्टम जो है वो ट्यूब्यूल सिस्टम लार्जर है क्योंकि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपने अंदर रिटेन करना है, इसीलिए इनके अंदर जो ट्यूब्यूल सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करता है। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है पाइप फिशेज़ एंड फ्रॉग फिशेज़ आर एग्जांपल ऑफ ग्लैमुरल फिशेज़, मतलब ऐसी फिशेज़ हैं जिनके अंदर ग्लोमेरुलस जो है वो बिल्कुल एब्सेंट होता है। ग्लैमेरुलर मतलब ऐसी फिशेज़ जिसके अंदर ग्लोमेरुलस एब्सेंट है। इसमें हम क्या कह रहे हैं, स्मॉल ग्लैमेरुलस है, लेकिन कुछ ऐसी फिशेज़ भी हैं जिनके अंदर ग्लोमेरुलस बिल्कुल एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है, ताकि फिल्ट्रेशन ना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो सके और फिशेज़ अपनी बॉडी में वाटर को रिटेन कर सकें। ठीक है। और अब हम इनकी अगर यूरिन की बात करें तो इनका यूरिन जो होता है वो हाईली कंसनट्रेटेड होता है। हाईली कंसनट्रेटेड मतलब जिसके अंदर सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो और वाटर की कंसनट्रेशन बहुत। ठीक है। अब हम इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम अगर डायग्राम से डिस्कस करें तो इसमें आपको जो है नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास मेरीन फिशेज़ हैं जिसके अंदर आपको जो नज़र आ रहा है कि इनकी सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगी और पानी कम होगा। इसी के ऑपोजिट होगा कि इनके अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होगी और वाटर इनकी बॉडी में ज़्यादा होगा, और ये फूड के थ्रू जो है वाटर भी ले रही होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अपनी बॉडी में रिटेन कर रही होंगी क्योंकि इनके अंदर एक ट्यूब्यूल सिस्टम मौजूद होगा। ट्यूब्यूल सिस्टम जो है इनके अंदर बॉडी साइज़ में लार्जर होगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर सकें, और इसी तरह ये जो यूरिन रिलीज़ करेंगी वो कंसनट्रेटेड होगा। कंसनट्रेटेड मीन्स उसके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन कम होगी एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट्स, मतलब सॉल्ट्स बॉडी से ज़्यादा रिलीज आउट हो रहे होंगे जबकि वाटर बहुत ज़्यादा रिटेन किया जा रहा होगा। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन फिशेस। इसके बाद हम डिस्कस करें ऑस्मो रेगुलेशन इन एलेस्मोब्रैंक्स। ठीक है। एलेस्मोब्रैंक्स क्या है, तो आपको पता है हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी फिशेज़ की तो हम लोगों ने कार्टिलेजिनस फिशेज़ जब स्टार्ट की थी, मतलब ऐसी फिशेज़ जिनके अंदर जो बोनी कार्टिलेज पर मौजूद होता है उन्हें हम कार्टिलेजिनस फिशेज़ कहते हैं, और उसके अंदर हम लोगों ने 2 सब क्लासेस डिस्कस की थी, एक एलेस्मोब्रैंकाई और एक होलोसेफेलाई। ठीक है। एलेस्मोब्रैंकाई में हमने उसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी देखी थी। हमने कहा था इसके अंदर शार्क्स आ जाती हैं, इसके अंदर रेज और स्केट्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है। तो हम लोग इसमें बेसिकली जो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वो हम शार्क्स को देखेंगे, एलेस्मोब्रैंक्स में शार्क्स को। ठीक है। एलेस्मोब्रैंक्स है यूनिक ओस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, कि इनका जो ओस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो दूसरों से डिफरेंट है, मेरीन और फ्रेश वाटर से कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। कि क्या डिफरेंट होता है इनके अंदर, दे कन्वर्ट सम ऑफ देयर नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू यूरिया, कि इनके अंदर जिस तरह का भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। लीवर में ये जो है काम हो रहा होता है। यूरिया इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन टिश्यूज़ ऑल ओवर द बॉडी। इट मेक्स बॉडी टिश्यूज़ आइसोओस्मोटिक विद सी वाटर। अब आपको पता है कि अगर शार्क सी में रह रही है, सी वाटर में पहले ही सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो जब इसकी बॉडी में भी सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया ज़्यादा हो जाएगी तो ये इसकी बॉडी और जो हमारे पास सी वाटर है वो जो है आइसोओस्मोटिक, मतलब उसकी कंसंट्रेशन दोनों की सेम हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोओस्मोटिक विद सी वाटर। देयरफॉर दे डोंट लॉस वाटर। जब दोनों कंसंट्रेशन बराबर हो गई हैं तो अब जो है कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा चीज़ों का, सब्सटेंसेस जो है वो कम से ज़्यादा की तरफ मूव करते हैं। जब चीज़ें ही एक जैसी इक्वल हो गई हैं तब जो है मूवमेंट भी नहीं होगी, तो इसका मतलब है वाटर लॉस नहीं होगा। तो इसका मतलब है देयरफॉर दे डोंट लॉस वाटर। यूरिया कैन डिस्टर्ब इंपॉर्टेंट इंजाइम सिस्टम इन टिश्यूज़, कि अब हमने कहा कि इसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया की सूरत में मौजूद है। यूरिया की सूरत में अगर मौजूद है तो वो हमारे इसके जो बॉडी के सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, क्योंकि यूरिया जो है आपको पता है टॉक्सिक होता है। देयरफॉर दिस अडॉप्टेशन रिक्वायर्स डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू हाई लेवल ऑफ यूरिया। इसलिए इनके अंदर कुछ ऐसी अडॉप्टेशंस होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनके अंदर वाटर को जो है वो टॉलरेट किया जा सके। अब वो टॉलरेंस किस सूरत में होती है कि ये अपने अंदर एक जो है सब्सटेंस को स्टोर कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं ट्राईमेथाइलअमाइन ऑक्साइड। ठीक है। ट्राईमेथाइलअमाइन ऑक्साइड जो होता है वो इस यूरिया को न्यूट्रलाइज करता रहता है, टॉलरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। जितना ज़्यादा ट्राईमेथाइलअमाइन ऑक्साइड इनकी बॉडी में स्टोर होगा वो यूरिया को न्यूट्रलाइज करता रहेगा। इसके अलावा इनके पास जो है रेक्टल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। रेक्टल ग्लैंड्स क्या करते हैं, इट रिमूव्स एक्सेस सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द बॉडी इनटू क्लोएका, क्योंकि इनकी बॉडी में जो है वो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो अब रेक्टल ग्लैंड्स क्या काम करेंगे, वो इस जो है सोडियम को या मुख्तलिफ तरह की जो क्लोराइड आइंस हैं वो क्लोएका के थ्रू रिमूव करते रहेंगे। ठीक है। तो ये थी हमारे पास जो है ऑस्मो रेगुलेशन इन एलेस्मोब्रैंक्स। ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि ये शार्क की बॉडी है हमारे पास, ये ड्रिंक नहीं करती वाटर को। इसके अलावा इनकी जो बॉडी है वो आइसोओस्मोटिक हो जाती है सी वाटर के साथ। ठीक है। कि इनके अंदर यूरिया जो है लार्ज अमाउंट में स्टोर हो जाता है जिसकी वजह से सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है और वाटर जो है वो मूव नहीं करता, लॉस नहीं होता। ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन एलेस्मोब्रैंक्स। इसके बाद हम डिस्कस करें ऑस्मो रेगुलेशन इन डायड्रोमस फिशेज़।
अब डायड्रोमस फिशेस क्या होती हैं? डाई मीन्स टू, ऐसी फिशेस जो कि दो इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली रह रही हों, मूव कर रही हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? डायड्रोमस फिशेस। अब जैसे हमने पिछले डिस्कस किया कि कुछ फिशेस ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में रह रही हैं, और कुछ फिशेस ऐसी हैं जो मेरीन वाटर में रह रही हैं। लेकिन कुछ फिशेस की कैटेगरीज ऐसी भी हैं जो दोनों वाटर में मूव कर लेती हैं, मतलब माइग्रेशन करती हैं फ्रेश वाटर से मेरीन की तरफ और मेरीन से फ्रेश वाटर की तरफ। उन्हें हम क्या कहेंगे? डायड्रोमस फिशेस। जैसे आपकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, द फिशेज विच माइग्रेट बिटवीन द फ्रेश एंड मेरीन एनवायरनमेंट आर कॉल्ड डायड्रोमस फिशेज। मतलब ऐसी फिशेज जो कि फ्रेश वाटर से मेरीन और मेरीन से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करती हैं, उन्हें हम डायड्रोमस फिशेज का नाम देते हैं। मतलब इनके अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद होता है जो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को मैनेज कर लेता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं यूरी हेलीन फिशेस। मतलब ऐसी फिशेस जो कि टॉलरेट कर लेती हैं हाई कंसंट्रेशन को, सॉल्ट्स की हाई कंसंट्रेशन को भी और लो कंसंट्रेशन को मैनेज कर लेती हैं, उन्हें हम ये नाम देते हैं डायड्रोमस फिशेस का। अब इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज मौजूद होती हैं फिशेस की, जो कि हम डिस्कस करेंगे। मतलब एक ऐसी फिशेस जो फ्रेश वाटर से मेरीन की तरफ मूव कर रही हो, और दूसरी वो कैटेगरी जो मेरीन से फ्रेश वाटर की तरफ मूव कर रही हो। जैसे इसमें हमारे पास साल्मन और मेरीन लैम्प्रेज जो है माइग्रेट फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर टू स्पॉन। मतलब वो सी से, मतलब मेरीन वाटर से वो फ्रेश वाटर की तरफ आती हैं स्पॉनिंग के लिए, मतलब अपनी रिप्रोडक्शन ब्रीडिंग के लिए वो आती हैं। और इन फिशेस को हम नाम देते हैं एनाड्रोमस फिशेस। मतलब ऐसी फिशेस जो सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करें, उन्हें हम एनाड्रोमस फिशेस का नाम देंगे। और इसमें हमारे पास एग्जांपल है साल्मन की और मेरीन लैम्प्रेज की। लैम्प्रेज को जब हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन में, तब भी हमने ये बात डिस्कस की थी, क्योंकि उनके पास जो इन्वायरमेंट होता है वो उनका सी वाटर होता है, वो वहाँ पर जो है अपनी स्पॉनिंग स्टार्ट नहीं कर सकती, इसीलिए वो मूव करती हैं फ्रेश वाटर की तरफ। और इसको हमने डिस्कस किया था क्लास फेलास्पिडोमॉर्फी में, ठीक है, और इसको हमने डिटेल में तब भी डिस्कस किया था, और हमने तब भी कहा था कि ये एनाड्रोमस फिशेज़ हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास फ्रेश वाटर ईल की, माइग्रेट्स फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मेरीन वाटर, जो कि उसके ऑपोजिट है। मतलब फ्रेश वाटर से वो मेरीन वाटर की तरफ आती हैं स्पॉनिंग के लिए, मतलब अपनी ब्रीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वो आती हैं। कोई ना कोई रीज़न होती है माइग्रेशन की, ठीक है। तो माइग्रेशन की इनकी रीज़न क्या है कि ये माइग्रेट करती हैं स्पॉनिंग के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी स्पॉनिंग को बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं कैटाड्रोमस फिशेज़ का। मतलब ऐसी फिशेज़ जो कि फ्रेश वाटर से मेरीन की तरफ मूव कर रही हों, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? कैटाड्रोमस फिशेज़। जैसे आपको यहाँ पर जो है एग्जांपल में नज़र आ रहा होगा डायग्राम में, एनाड्रोमस फिशेज़ मतलब वो फिशेज़ जो कि सी से फ्रेश वाटर की तरफ मूव कर रही हैं, उसमें हमारे पास एग्जांपल है साल्मन और मेरीन लैम्प्रेज की। इसी तरह ये ईल आपको नज़र आ रही है जिसकी बॉडी जस्ट लाइक स्नेक होती है, ठीक है। और ये ईल फिशेज़ हम इसे कहते हैं, और वो कैटाड्रोमस होती हैं जो कि फ्रेश वाटर से मेरीन इन्वायरमेंट की तरफ मूव करती हैं। इसके बाद आपको कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे होंगे। ओस्मो रेगुलेशन जो हमने डिस्कस की है, इसमें बाद हमने माइग्रेशन डिस्कस की एनाड्रोमस फिशेज़ की और कैटाड्रोमस फिशेज़ की। इनके हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। दे माइग्रेट फिशेज़, द माइग्रेटिंग फिशेज़ फ्रॉम द सॉल्ट वाटर टू स्पॉन इन द फ्रेश वाटर। मतलब इनका जो बेसिक पर्पज़ होता है माइग्रेशन का वो स्पॉनिंग होता है। इसी तरह इनका बेसिक पर्पज़ भी स्पॉनिंग है, लेकिन ऑपोजिट है कि ये फ़िश जो है वो मूव करती हैं फ्रेश वाटर सी से, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं? और इसमें एडल्ट्स लिव इन द सी वाटर, एडल्ट्स लिव इन द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में रहती हैं, जबकि ये इनका जो बेसिक हैबिटेट होता है वो सी वाटर होता है। इसमें एग्जांपल आपको साल्मन है, स्ट्रिप बास हैं, शेड और स्टर्जन्स वगैरह, और इसमें ट्रू ईल्स हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो थी हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ओस्मो रेगुलेशन को हमने देख लिया। अगर हम एक्सक्रीशन देखें, एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट किया जाता है बॉडी से। अब वो वेस्ट मटेरियल कौन से हो सकते हैं फ़िश की बॉडी के अंदर, उनको हमने देखना है। हमने पहले भी देखा कि ये जो हमारे पास जो कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं वो जो है अमोनिया भी रिलीज़ कर सकती हैं, वो यूरिया भी रिलीज़ करती हैं एक्सक्रीशन के तौर पर। फिश डोंट फेस मच प्रॉब्लम इन रिमूविंग द नाइट्रोजिनस वेस्ट। 90% ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एलिमिनेटेड एज अमोनिया। कि जो 90% वेस्ट हैं वो अमोनिया की सूरत में रिलीज़ होते हैं। मतलब वो फिशेज़ अमोनोटेलिक होंगी जो कि अमोनिया को रिलीज़ करेंगी थ्रू गिल बाय डिफियन। डिफियन के ज़रिए से वो रिलीज़ करती हैं और गिल्स के थ्रू रिलीज़ करती हैं। द रिमेनिंग 10% ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड एज यूरिया, क्रिटाइन और क्रिटिनाइन। ये भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये सारे के सारे आपको पता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट हैं। आपको पता है प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। अमाइनो एसिड्स के अंदर आपको पता है कि उसके अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। अब अगर हम उस प्रोटीन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तोड़ते हैं तो वो उससे मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, क्रिटाइन और क्रिटिनाइन, हमारे पास मुख्तलिफ तरह के जो है प्रोडक्ट्स आते हैं जब हम प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स रिलीज़ हो रहे होते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू। वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड इन द लीवर एंड एक्सक्रीटेड थ्रू किडनीज़। के लीवर में ये जो है चेंज जो है वो लीवर में आता है, और एक्सक्रीशन होती कहाँ से है?
किडनी के थ्रू जो है वो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज आउट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारे पास 3 ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।